सोचिए, एक बेहद गंभीर स्थिति चल रही है। एक खचाखच भरा हुआ कोर्ट रूम है। जज अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा है कि एक सुई गिरने की आवाज भी गूंज उठे। बिल्कुल। और कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा है। सारे सबूत मेज पर रखे हैं, एकदम शीशे की तरह साफ। मतलब केस एकदम ओपन एंड शट लग रहा है देखने में। हाँ, जज के सामने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी रखी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, कानून की सारी भारी भरकम किताबें खुली हुई हैं। लेकिन तभी क्या होता है? उस केस में एक ऐसा पेंच फंसता है, एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति आ जाती है जिस पर इन सारी किताबों में एक भी शब्द नहीं लिखा है। कानून की किताब एकदम मौन है। मतलब जहां रटा रटाया कानून खत्म हो गया। एकदम सही। जब सेक्शन और क्लॉज की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो जज को एक सही, निष्पक्ष और ऐतिहासिक फैसला लेने में दिशा दिखाती है। और देखो, यहीं से, इसी खालीपन से कानून का असली रहस्य शुरू होता है। क्योंकि जब किताब काम नहीं आती ना, तब कानून एक निर्जीव, छपी हुई किताब से उठकर एक जीवित, सांस लेता हुआ सिस्टम बन जाता है। मतलब एक सोचता हुआ सिस्टम। बिल्कुल। अक्सर समाज में लोगों को लगता है कि कानून सिर्फ नियमों की एक सूखी हुई लिस्ट है, बस रट्टा मारो और हो गया। राइट। लेकिन जब समाज अचानक किसी बिल्कुल नई समस्या से टकराता है, जहां पुरानी लिस्ट फेल हो जाती है, तब एक अदृश्य दिमाग पीछे से काम कर रहा होता है। एक ऐसा बौद्धिक तंत्र जो सही और गलत का रास्ता तय करता है। और आज हम इसी अदृश्य दिमाग के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र अक्सर इस विषय को सबसे उबाऊ या सिर्फ थ्योरी वाला मानकर छोड़ने की गलती करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। वही तो। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण के बाद ये विषय न सिर्फ एक दिलचस्प कहानी की तरह समझ में आएगा, बल्कि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला हथियार भी बनेगा। 100%। तो आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो सामग्री और स्रोत हैं, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर आधारित हैं। हम दुनिया के महान न्यायविदों की परिभाषाएं देखेंगे, इसकी प्रकृति समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केस लॉज को डिकोड करेंगे। और हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। इस विषय को रटने की बजाय इसके पीछे छिपे दर्शन को, इसकी फिलॉसफी को हमेशा के लिए समझना। तो चलिए बिना किसी भारी भरकम किताबी परिभाषा के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, स्टोरी फर्स्ट अप्रोच से शुरू करते हैं। मान लीजिए जो हमारा कानून है, जो लॉ है, वो एक मानव शरीर है। एक इंसान का शरीर, ठीक है। अब इस शरीर के हाथ, पैर, आंखें, ये सब आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फैमिली लॉ जैसे नियम है। ये बाहर से काम करते हुए साफ दिखते हैं। मतलब अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी का हाथ उसे पकड़ने का काम करेगा। बिल्कुल। और अगर प्रॉपर्टी का कोई विवाद होता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पैर बनकर दौड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे शरीर को चलाता कौन है? असली सवाल यही है। इस हाथ को ये कैसे पता चलता है कि उसे कब मुक्का मारना है और कब किसी को सहारा देना है? और ये उदाहरण स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देता है। देखो, इस पूरे कानूनी शरीर को कमांड देने वाला, इसे दिशा दिखाने वाला जो दिमाग है ना, वही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। मतलब शरीर लॉ है और दिमाग ज्यूरिस्प्रूडेंस। एकदम सही। सरल शब्दों में ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून का विज्ञान है, या कह लो कानून का दर्शन है। ये सिर्फ सतह पर ये नहीं बताता कि नियम क्या है। तो फिर क्या बताता है? ये गहराई में जाके ये समझाता है कि कानून आखिर क्या है, ये क्यों बनाया गया है, और एक समाज के भीतर ये कैसे काम करता है। एक सेकंड रुको, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे लगता है कि इस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कौन सा डाउट? स्टूडेंट्स अक्सर मान लेते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आईपीसी या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह कोई बेयर एक्ट है। उनको लगता है इसमें भी धाराएं और सेक्शंस याद करने होंगे। परीक्षा के दबाव में यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अरे ये नहीं, ये बहुत ही सटीक चिंता है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठा लो। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई धाराएं या सेक्शंस नहीं होते, कोई आर्टिकल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये किसी संसद द्वारा पास किया गया कोई एक्ट है ही नहीं। ये कानून का वैचारिक और सैद्धांतिक पक्ष है। मतलब थियोरी है पूरी। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। ये तो कानून हो गया जो एक्ट में लिखा है। राइट। लेकिन किसी इंसान को सजा देने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या समाज का उद्देश्य उस अपराधी को सुधारना है, या उसे देखकर बाकियों को डराना है, या फिर सिर्फ पीड़ित के लिए बदला लेना है? ओहो, मतलब इस क्यों और कैसे का जो गहरा अध्ययन है, वही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। बिल्कुल।
ज्यूरिस्प्रूडेंस उस क्यों का जवाब है जो हर कानून की नींव में होता है। अब ध्यान से समझो, जब इस दिमाग को समझने की कोशिश की जाती है तो हमें उन महान विचारकों को समझना पड़ता है जिन्होंने इस कानूनी दिमाग की सबसे गहरी स्टडी की है, जिन्हें हम न्यायविद या ज्यूरिस्ट कहते हैं। हाँ, ज्यूरिस्ट्स। हमारे अध्ययन सामग्री में 3 बेहद महत्वपूर्ण नाम सामने आते हैं, जॉन ऑस्टिन, सामंड और रॉस्को पाउंड। और एग्जाम्स में इन तीनों की परिभाषाओं को सटीक रूप में लिखना एक बेहतरीन नंबर दिलाने वाली स्ट्रैटेजी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को सकारात्मक कानून का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। देखो, ऑस्टिन का नजरिया बहुत ही सख्त था, एकदम स्ट्रिक्ट। उनका मानना था कि कानून वो है जो राज्य या कोई संप्रभु बनाता है और आदेश के रूप में लागू करता है। एक मिनट, ऑस्टिन की ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से नैतिकता या सही गलत का कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर कल को किसी देश का तानाशाह ये आदेश दे दे कि सभी लोगों को अपनी आधी संपत्ति राजकोष में देनी होगी, तो ऑस्टिन के हिसाब से वो भी एक पूर्ण कानून माना जाएगा, भले वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो। एकदम सही पकड़ा आपने। ऑस्टिन के सिद्धांत में मोरालिटी या नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके लिए बस 3 ही चीजें महत्वपूर्ण थी। कौन सी 3? संप्रभु यानी सॉवरन, आदेश यानी कमांड, और सजा यानी सैंक्शन। जो राजा या सरकार ने आदेश दे दिया वही कानून है, नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी। बाप रे, ये तो बहुत ही कठोर दृष्टिकोण हो गया। हाँ, उनका सीधा सा फंडा था, कानून क्या होना चाहिए इससे उन्हें मतलब नहीं था, कानून क्या है बस वही उनके अध्ययन का केंद्र था। ये तो बॉस इज ऑलवेज राइट वाला सिद्धांत हो गया। लेकिन यार, हर कोई कानून को इतनी बेरहमी से तो नहीं देखता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए इसके बाद सामंड का नाम आता है। हाँ, सामंड, मैंने कहीं पढ़ा था कि सामंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कानून की ऊपरी शाखाओं को छोड़कर उसकी जड़ों को खोजना चाहते हैं। सामंड का दृष्टिकोण ऑस्टिन से काफी अलग और बहुत गहरा था। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को सिविल लॉ के बुनियादी सिद्धांतों का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। राइट। सामंड का मानना था कि सतह पर दिखने वाले नियम, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा या चोरी की सजा क्या होगी, ये सब तो समय के साथ बदल सकते हैं। हाँ, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन नियमों के पीछे जो फाउंडेशनल सिद्धांत है, जो एक कानूनी व्यवस्था का डीएनए बनाते हैं ना, उनकी स्टडी करना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ऑस्टिन का राजा का आदेश और सामंड के बुनियादी सिद्धांत। अब आते हैं हमारे तीसरे महान न्यायविद पर, रॉस्को पाउंड। पाउंड का नजरिया इन दोनों से बिल्कुल अलग दिशा में जाता है, और सच कहूं तो सबसे ज्यादा व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल भी लगता है। कैसे? रॉस्को पाउंड ने तो कानून को देखने का पूरा दायरा ही बदल दिया। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को सोशल इंजीनियरिंग का एक टूल माना है। सोशल इंजीनियरिंग, ये तो समाजशास्त्र जैसा लग रहा है। बिल्कुल। उनका तर्क ये था कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और अपने हित होते हैं, और अक्सर ये हित एक दूसरे से टकराते हैं। अच्छा, जैसे किसी उद्योगपति का हित है कि वो अपनी फैक्ट्री से ज्यादा प्रोडक्शन करे। हाँ, लेकिन वहीं आसपास रहने वाले नागरिकों का हित है कि उन्हें साफ हवा और स्वच्छ पर्यावरण मिले। यहाँ तो सीधा टकराव हो गया। वही तो। और यही रॉस्को पाउंड कहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर एक ऐसा पुल बनाता है जहां से भारी ट्रैफिक भी बिना किसी दुर्घटना के संतुलन के साथ निकल जाए, वैसे ही कानून एक ऐसा टूल है जो समाज में इन टकराने वाले हितों के बीच एक सही संतुलन बनाता है। कानून का काम समाज को इस तरह से इंजीनियर करना है कि कम से कम टकराव हो और अधिकतम लोगों का भला हो सके। वाह! अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स के लिए एक मेमोरी लॉक सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि परीक्षा के दबाव में ये तीनों परिभाषाएं तुरंत याद आ जाएं। हाँ, ट्रिक्स बहुत काम आती हैं एग्जाम्स में। तो ध्यान से सुनो, अगर पेपर में ऑस्टिन का नाम दिखे तो तुरंत पॉजिटिव या स्टेट मेड लॉ याद आना चाहिए, यानी राजा का कड़ा आदेश। बिल्कुल। और अगर सामंड का नाम दिखे तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी बुनियादी सिद्धांत या कानून का डीएनए याद आना चाहिए। सही है। और अगर पाउंड्स का नाम दिखे तो सोशल इंजीनियरिंग यानी समाज के हितों का संतुलन याद आना चाहिए। ये 3 कीवर्ड्स कॉपी में लिखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये तकनीक सच में बहुत कारगर है। लेकिन देखो, जब हम इन परिभाषाओं से बाहर निकलते हैं ना, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आखिर सामान्य लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस के बीच एक साफ लकीर कैसे खींची जाए? अंतर क्या है दोनों में? हाँ, ये डाउट सबको आता है। अगर मैं एक आम आदमी हूँ तो मुझे दोनों में क्या फर्क दिखेगा?
जैसे मान लो मैं सड़क पर गाड़ी चला रही हूँ और मैंने लाल बत्ती पार कर दी। अब मुझे जुर्माना भरना है, तो ये जो जुर्माने की प्रक्रिया है ये तो स्पष्ट रूप से लॉ हुआ ना। इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करेगा? क्या वो आके बताएगा कि जुर्माना भरना है या नहीं? नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कभी नहीं बताएगा कि जुर्माना 500 रुपए होगा या 1000 रुपए। तो फिर वो काम मोटर व्हीकल एक्ट का है जो प्रैक्टिकल नियमों की बात करता है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्तर पर काम करता है। मतलब गहराई में? हाँ, ये इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या सिर्फ पैसा वसूलना ही लोगों को लाल बत्ती पार करने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या समाज में ट्रैफिक नियमों का पालन जुर्माने के डर से हो रहा है या फिर नागरिक जागरूकता से? अच्छा, मतलब लॉ ये तय करता है कि अपराध क्या है और ज्यूरिस्प्रूडेंस ये तय करता है कि उस अपराध की अवधारणा क्या है। बिल्कुल, और ये बहुत डायनामिक है, मतलब बदलता रहता है समाज के साथ। सही कहा। जैसे आज से 100 साल पहले इंटरनेट नहीं था तो साइबर क्राइम का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, लेकिन आज डिजिटल दुनिया में ज्यूरिस्प्रूडेंस ये एनालाइज करता है कि राइट टू प्राइवेसी क्या है। और एग्जाम्स के नजरिए से ये लॉ वर्सेस ज्यूरिस्प्रूडेंस की तुलना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधा टेबल फॉर्मेट में पूछा जाता है ये सवाल। तो इस अंतर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लॉक कर लेते हैं। लॉ में प्रैक्टिकल नियम होते हैं जिन्हें लागू करना होता है, जबकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में थ्योरेटिकल स्टडी होती है। राइट। लॉ का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कानून क्या है, वहीं ज्यूरिस्प्रूडेंस का फोकस इस बात पर है कि कानून क्यों मौजूद है। और लॉ में विशिष्ट प्रावधान और धाराएं होते हैं, जबकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में सामान्य सिद्धांत होते हैं। और सबसे बड़ा अंतर, लॉ का उद्देश्य समाज को बाहरी तौर पर रेगुलेट करना है, जबकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का उद्देश्य कानून की गहरी समझ विकसित करना है। बेहतरीन। अब इसी गहरी समझ की यात्रा में एक और दिलचस्प पड़ाव आता है। कौन सा? जैसे हमने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक दिमाग है, लेकिन क्या हर न्यायविद का दिमाग एक ही दिशा में चलता है? अगर दुनिया भर के ज्यूरिस्ट्स को एक कमरे में बैठा दिया जाए तो क्या सब एक ही सुर में बात करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। और इसी असहमति से जन्म होता है स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र की विचारधाराओं का। अलग अलग चश्मे, अलग अलग विचारधाराएं। बिल्कुल। मुख्य रूप से 4 विचारधाराएं सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। तो पहली विचारधारा है विश्लेषणात्मक विचारधारा, यानी एनालिटिकल स्कूल। ये कैसे काम करती है? एनालिटिकल स्कूल कानून को बहुत ही लॉजिकल, सिस्टमैटिक और गणितीय तरीके से देखता है। जॉन ऑस्टिन इसी स्कूल के प्रमुख थे। वही राजा का आदेश वाले। हाँ, इनका साफ मानना है कि जो कानून संप्रभु या राज्य ने बना दिया, बस वही सर्वोपरि है। नैतिकता या मोरल्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मतलब अगर इस स्कूल के नजरिए से देखें तो कोई क्रूर सरकार ये कानून बना दे कि हर गरीब व्यक्ति को शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो एनालिटिकल स्कूल कहेगा हाँ ये कानून है, मानना पड़ेगा। 100%, क्योंकि ये केवल तर्क और राज्य की शक्ति पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत है हमारी दूसरी विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा या फिलोसॉफिकल स्कूल। ये स्कूल उस अन्यायपूर्ण कानून को कैसे देखेगा? फिलोसॉफिकल स्कूल उस क्रूर कानून को उठाकर कूड़ेदान में डाल देगा। सच में? बिल्कुल। ये विचारधारा कानून को नैतिकता और न्याय के तराजू पर तौलती है। इनका मानना है कि अगर कोई कानून इंसानियत के खिलाफ है तो वो कानून कहलाने के लायक ही नहीं है। मतलब इनके लिए कानून का सही होना उसके लागू होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम सही। अब तीसरी विचारधारा आती है, ऐतिहासिक विचारधारा या हिस्टोरिकल स्कूल। इसका फोकस ना तो वर्तमान राज्य पर है और ना ही आदर्श भविष्य पर। तो फिर किस पर है? बीते हुए कल पर। हाँ, ऐतिहासिक स्कूल का तर्क है कि कानून कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे राजा ने या संसद ने एक दिन बैठकर बना दिया। कानून का जन्म समाज के रीति रिवाजों और ऐतिहासिक विकास से होता है। मतलब जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, लोगों की आदतें ही कानून बन जाती हैं। हाँ, यह स्कूल मानता है कि कानून समाज की आत्मा से जुड़ा होता है। पर यार एक सेकंड रुको, यहाँ तो एक बहुत बड़ा लूप होल है। कैसा लूप होल? अगर रीति रिवाजों को ही कानून मान लिया जाए तो इतिहास में तो सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी रीति रिवाजी थीं। तो क्या ऐतिहासिक स्कूल ऐसी चीजों को भी सही मानेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुरानी हैं? बहुत ही शानदार सवाल। और यहीं पर कानून को लगातार सुधारने की जरूरत महसूस होती है। और इस सुधार की बात करती है हमारी चौथी विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा, यानी सोशियोलॉजिकल स्कूल, जिससे रोस्को पाउंड जुड़े थे। बिल्कुल। यह स्कूल सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। यह कानून को इतिहास में नहीं ढूंढता, बल्कि समाज की मौजूदा जरूरतों के अनुसार परखता है। मतलब आज के समाज को क्या चाहिए? हाँ,
ये देखता है कि कोई कानून समाज पर क्या प्रभाव डाल रहा है। अगर कोई पुराना रीति रिवाज आज नुकसान पहुंचा रहा है तो ये स्कूल उसे बदलने की वकालत करेगा। तो इन चारों स्कूल्स के लिए भी एक तगड़ा मेमोरी लॉक सेट कर देते हैं। बिल्कुल करिए। अगर एनालिटिकल दिखे तो इसका मतलब है लॉजिक और राज्य का कड़ा आदेश। एकदम सही। अगर फिलोसॉफिकल दिखे तो मतलब है मॉरल्स और जस्टिस, नैतिकता और न्याय। राइट। अगर हिस्टोरिकल दिखे तो मतलब है कस्टम्स ऑफ पास्ट, रीति रिवाज और इतिहास। हाँ। और अगर सोशलॉजिकल दिखे तो इसका मतलब है सोसाइटी की नीड्स, समाज की वर्तमान जरूरतें और हितों का संतुलन। ये 4 ताले अगर दिमाग में लग गए ना तो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। और इन सारी बातों को जोड़कर कुछ प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं कि कानून एक सामाजिक संस्था है, इसका काम संतुलन बनाना है और यह समय के साथ इवॉल्व होता रहता है। हाँ, ये कभी रुका हुआ स्टैटिक नहीं होता। अब इस डीप डाइव के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं। अभी तक जितनी भी बात हुई वो थ्योरी और दर्शन की थी, लेकिन जब ये अदृश्य दिमाग असली दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में काम करता है, क्या चमत्कार होता है। और इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है केस लॉ स्टोरी मोड। बिल्कुल। तो पहला ऐतिहासिक केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1970 का दशक का भारत, राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ संसद थी जो अपनी असीमित ताकत का दावा कर रही थी। संसद कह रही थी कि हम संविधान का कोई भी पन्ना, कोई भी हिस्सा बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ थी संविधान की मूल आत्मा और नागरिकों के अधिकार। अब सोचो, अगर सिर्फ एनालिटिकल स्कूल की बात मानी जाती तो संसद के पास सच में सब कुछ बदलने का अधिकार था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब लिखी हुई कानून की किताब तो मौन थी कि इस असीमित शक्ति को कैसे रोका जाए। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत रचा जो किसी किताब में नहीं लिखा था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या बात है। कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप घर की छत बदल सकते हो, खिड़कियां बदल सकते हो, लेकिन आप उस घर की बुनियाद को नहीं उखाड़ सकते, वरना घर ही गिर जाएगा। मतलब कोर्ट ने लिखे हुए कानून को सिर्फ अक्षरों से नहीं आंका, बल्कि उसे न्याय के उच्च सिद्धांतों पर टेस्ट किया। एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है कि इस केस में कोर्ट ने कानून को उच्च न्यायपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर परखा, जो दार्शनिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। एकदम परफेक्ट। अब आते हैं दूसरे रोमांचक केस पर, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एक लैंडमार्क केस है। इस केस की कहानी सुनो। रातों रात मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है। जब सरकार से कारण पूछा जाता है तो सरकार कहती है, देखिए हमारे पास पासपोर्ट एक्ट है और अनुच्छेद 21 कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार का तर्क था कि उनके पास प्रोसीजर है तो वो सही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर संकट। कानून तो बना हुआ था, लेकिन क्या वो कानून खुद अपने आप में सही था? और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनालिटिकल स्कूल की कठोरता को खारिज कर दिया। उन्होंने दार्शनिक दृष्टिकोण का शानदार उपयोग किया। कैसे? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ एक कानून का पास हो जाना काफी नहीं है। उस कानून के अंदर फेयरनेस, जस्ट और रीजनेबलनेस, यानी निष्पक्षता और तार्किकता का होना अनिवार्य है। मतलब अगर कानून मनमाना है तो वो कानून ही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस ने एक अंधे प्रोसीजर को न्याय की आंखें दीं और ड्यू प्रोसेस को मजबूत किया। अद्भुत। अब चलते हैं तीसरे और दुनिया भर में मशहूर केस पर, डॉनक्यू वर्सेस स्टीवेंसन। ओ, ये केस तो लॉ के छात्रों के लिए किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सच में। कहानी स्कॉटलैंड के एक कैफे की है। एक महिला अपनी दोस्त के साथ कैफे जाती है। दोस्त उसके लिए जिंजर बियर की एक बोतल खरीदती है। बोतल गहरे रंग की है तो अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महिला बियर पीती है और जब बोतल खत्म होने वाली होती है तो उसमें से क्या निकलता है? एक सड़ा हुआ घोंघा। हाँ, एक सड़ा हुआ घोंघा यानी स्नेल। महिला भयंकर बीमार पड़ जाती है। वो कंपनी पे केस कर देती है। अब यहाँ कानूनी पेंच आता है। बिल्कुल। कंपनी का वकील कोर्ट में कहता है, जज साहब, इस महिला ने तो हमसे बोतल खरीदी ही नहीं, इसके दोस्त ने पैसे दिए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हमारा इस महिला के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो हम हर्जाना क्यों दें? और देखा जाए तो लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट कानून के हिसाब से कंपनी एकदम सही थी। तो फिर बिना कॉन्ट्रैक्ट के इस महिला को न्याय कैसे मिला? यहाँ विधि शास्त्र ने कैसे एंट्री ली? इस केस में ब्रिटिश जज लॉर्ड एटकिन ने
नेबर प्रिंसिपल यानी पड़ोसी के सिद्धांत का ऐतिहासिक निर्माण किया। नीबर प्रिंसिपल। हाँ, जज ने सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण का उपयोग किया और कहा कि भले ही आपके बीच कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट न हो, लेकिन समाज में हर निर्माता की अपने अंतिम उपभोक्ता के प्रति देखभाल का एक कर्तव्य होता है, जिसे ड्यूटी ऑफ केयर कहते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना ही होगा कि आपके काम से आपके उपभोक्ता को नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। इस केस ने साबित कर दिया कि जब समाज में व्यापार के तरीके बदलते हैं तो कानूनी सिद्धांत कैसे नई जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व होते हैं। क्या बात है। इन सभी कहानियों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद अब बात करते हैं स्टूडेंट फोकस और एग्जाम स्ट्रैटेजी की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। LLB या जुडिशरी परीक्षा में स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत सामान्य गलती करते हैं। वो ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा अपनी आम भाषा में या मनगढ़ंत शब्दों में लिखाते हैं और वहीं उनके नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल। एग्जामिनर उम्मीद करते हैं कि उत्तर में न्यायविदों के नाम और उनके दर्शन का स्पष्ट उल्लेख हो। जॉन ऑस्टिन, सामंड और रोस्को पाउंड्स जैसे नामों के साथ उनकी सटीक विचारधारा लिखोगे तो उत्तर का वजन अपने आप बढ़ जाएगा। और विधि शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और दायरे पर सवाल हमेशा आते हैं। जो लॉ वर्सेस ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला अंतर है, उसे हमेशा टेबल या सारणी के फॉर्मेट में ही लिखना। ये बहुत स्कोरिंग होता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ही हर कानून का असली फाउंडेशन है। बिल्कुल है। भारतीय कानूनी प्रणाली में भी जब सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है तो इसी अदृश्य दिमाग का सबसे गहरा प्रभाव होता है। अगर आज की इस चर्चा से ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये अदृश्य दिमाग आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठ गया है ना, तो परीक्षा के हॉल में किसी भी घुमावदार सवाल का जवाब देना बेहद आसान हो जाएगा। अब आप सिर्फ रटने वाले छात्र नहीं रहे, बल्कि कानून के असली मर्म को समझने वाले व्यक्ति बन गए हैं, जो क्या के साथ साथ क्यों और कैसे का जवाब भी जानता है। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक गहरा प्रश्न छोड़कर जा रही हूँ। सोचिए जरा इस पर। कल्पना कीजिए अगर आज दुनिया के हर कोर्ट रूम से ज्यूरिस्प्रूडेंस को पूरी तरह हटा दिया जाए और सिर्फ अंधा कानून बचे, जहाँ सिर्फ लिखा हुआ नियम चले और कोई भावना, कोई तर्क या न्याय की पुकार ना हो, तो क्या वो समाज इंसानों के रहने लायक बचेगा? बहुत ही गहरा सवाल है। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा कि न्याय और नियम में असल जीत किसकी होनी चाहिए। अगर ये डीप डाइव और कानूनी कंसेप्ट्स की ये कहानी आपको एकदम क्लियर लगी हो तो उसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लीगल कंसेप्ट्स को कहानी की तरह गहराई से समझने के लिए वकील साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। धन्यवाद।